महीने तक बैठा है, भवानी रूठ गई, भवानी रूठ गई, और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे युवा साथी, आपके लोकप्रिय सांसद राहुल करसवाल जी हैं। उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र बुडानिया साहब हैं, ऊषाराम जी गोदारा साहब हैं, रतनगढ़ के विधायक साहब हैं, इंद्राज खीचड़ जी हैं, हमारी पूर्व विधायक आदरणीय सुचित्रा आर्य जी हैं, बहन कृष्णा पूनिया जी हैं, और जिनके चर्चाएं खूब हुई हैं पायल सैनी जी, जो यहाँ नगर परिषद के सभापति हैं, जिन्होंने वो करके दिखाया जो लोगों के दिलों में था। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली भी हैं और आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र भी हैं। और साथ में मेरे बड़े भाई रफीक मंडेलिया जी, इनकी एक खासियत है कि जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। हो सकता है कभी कड़वा लगे किसी को, लेकिन सच बोलते हैं और 36 कौमों को साथ लेकर के काम करते हैं। ऐसे हैं हमारे रफीक मंडेलिया साहब। मैं मुस्तफा कुरैशी जी, मेरे चेयरमैन यहाँ आए हैं, राजगढ़ के चेयरमैन जी यहाँ पर हैं, भाई आसिफ खान है, रामानंद जी NSUI अध्यक्ष हैं, संजय कसवा जी हैं, प्रधान जी हैं, रामजी भाई जी हैं, दिनेश कसवा जी, संजय दीक्षित जी, परमेंद्र सियाग जी, ओम प्रकाश नागा जी, आदूराम जी, नौल साहब, किशोर कुमार जी धांधू, कमला पूनिया जी, जो मिट्टी लेकर के आई हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, कमला पूनिया जी जो मिट्टी लेकर के आई हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पुण्यतिथि को और यादगार बनाने का काम किया है। हमारी विमला कालवा जी हैं, विद्याधर बेनीवाल जी हैं, और राम रतन जी और नारायण जी और शारदा जी और गायत्री जी, और सम्मानित मंच सबका नाम मैं ले नहीं सकता, किसी का रह गया हो तो माफी चाहता हूं। आप सब लोग इस पुण्यतिथि के अवसर पर, इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर पधारे हैं और मुझे भी आपने मौका दिया है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, खेती का समय है, आप सुबह से आए हुए हैं, लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये कार्यक्रम ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को हम हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसी बात भी नहीं करेंगे कि किसी को कोई चुभती लगे, लेकिन एक बात जरूर मैं आप सबसे इस मौके के ऊपर करना चाहता हूं कि जब कुंभाराम आर्य जी जैसे लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, सबको साथ रखा, और उसके बाद में किसान के कल्याण के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान किस प्रकार समर्थ बने, शक्तिशाली बने, वो अपने बेटे बेटियों को कैसे पढ़ाए और कैसे उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, मैं समझता हूं इस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे देश और प्रदेश के किसानों के लिए किया। कुंभाराम जी आर्य के कभी भी एक जाति उनके दिल और दिमाग में नहीं थी। उनके दिमाग में था वो गरीब, पीड़ित, शोषित, वो किसान, चाहे उसकी 2 बीघा जमीन हो, चाहे उसकी 100 बीघा जमीन हो, चाहे 5 बीघा जमीन हो, कि उसको जमीन का अधिकार नहीं मिल रहा। वो काश्त कर रहा है, लेकिन उसकी काश्त का फैसला उसमें क्या अन्न होगा, कितना होगा, और उस मेहनत करने वाले किसान के कितना जाएगा घर पे, उसके बच्चों के पेट में कितना अनाज जाएगा, इसका फैसला दूसरे लोग किया करते थे। उनके मन में तकलीफ थी, छुआछूत का बोलबाला था, शिक्षा नहीं थी, पूरा शोषण होता था, अत्याचार होता था, अन्याय होता था। आज तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिए, नौकरियां भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये सब चीजें हमारे यहां पर नहीं थी।
उस वक्त महिला शिक्षा भी नहीं थी। आज तो हमारी बेटियां लंदन में पढ़ रही हैं, यूएस में पढ़ रही हैं, लेकिन उस वक्त नहीं था। इसलिए उनको ज्यादा तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को ध्यान नहीं दिया। अपनी जो तकलीफ थी उनके ऊपर उन्होंने हमेशा एक बात को प्राथमिकता दी कि मैं या मेरा जो साथी है वो हम इस आने वाली पीढ़ी के लिए, इस किसान कौम के लिए, छत्तीस कौम के लिए क्या करके जा सकते हैं, इस जज्बे के साथ में उन्होंने काम किया। उसका फायदा हमें मिला, लेकिन वो फायदा थोड़ा मिला जितना हम लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए था, जो दलित को, पिछड़े को मिलना चाहिए था, जो अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए था, वो फायदा नहीं मिला। और नहीं मिलने का क्या कारण है, इस बात का विचार ऐसे अवसर के ऊपर हम लोगों को करना चाहिए। सही कह रहे थे राहुल कसवा जी कि हम लोगों को जातियों में बांट करके किसानों को अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। ये जाट है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, ये राजपूत है। मैं कहता हूं कि राजस्थान का टीएनसी एक्ट जो काश्तकारी अधिनियम कुमाराम जी के निर्देशन में बना, वो 1955 का काश्तकारी का कानून किसी एक जाति के लिए नहीं बना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, वो 36 कौमों के लिए बना। तो ये समझिए कि उनके दिमाग में 36 कौमों के कल्याण की बात थी, लेकिन समय की करवट बदली, राजनीति इतनी हावी हो गई उन चीजों पे, राजनीति इतनी हावी हो गई कि हम राजनीति में रहने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किसान को बांटना चालू कर दिया। और जातियों में बांटने के कारण से मैं समझता हूं कि वो चीज आज तक हम हासिल नहीं कर पाए जिसका सपना कुमाराम जी, दौलतराम जी सारण, परशुराम जी मदेरना या हमारे दूसरे लोगों ने स्वतंत्र आंदोलन के समय लिया था। ऐसे ऐसे लोग शहीद हो गए जिन्होंने अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज हम छोटी छोटी राजनीति के लिए, छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए कि मेरा बेटा मास्टर लग जाए, मेरे बेटे का बाड़मेर से ट्रांसफर हो जाए, मेरा छोटा मोटा काम हो जाए, मेरा गलत धंधा चल जाए, मेरी दारू की दुकान चल जाए, मेरे को ये हो जाए, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके और हमने अपने आप को बांटने का काम कर लिया। और जब हम अपने आप बांटने लग गए तो हमारा जो सपना था कुमाराम जी आर्य जैसे लोगों का, वो सपना अधूरा रह गया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, पार्टियां सब आई हैं, बीजेपी को भी आपने देखा है, लोकल को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, मोदी जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, नरसिम्हा राव जी को भी देखा, अटल जी को भी देखा, अशोक गहलोत जी को भी देखा, वसुंधरा जी को भी देखा, और आज हमारे भजन लाल जी को भी आप देख ही रहे हो। लेकिन हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन भाषण के मुताबिक काम नहीं करते हैं। अब मॉनिटरिंग का समय आ गया है। हम जो मंच में बैठने वाले लोग हैं वो आपके कारण से हैं, आप हमारे कारण से नहीं हैं। हमारे मंच में बैठने वाले और सरकार में बैठने वाले लोगों का मूल्यांकन करने का समय अब आ गया है। मूल्यांकन आपको करना है कि कौन सरकार में आकर के, कौन मंच में खड़ा होकर के, कौन एमपी बन के, कौन एमएलए बन के, कौन नगर परिषद का चेयरमैन बन के, कौन प्रधान बन के, कौन प्रमुख बन के, कौन पार्षद बन के, कौन सरपंच बन के क्या बात कह रहा है। क्या ये जो बात कह रहा है क्या ये सही है, हमारे हितों की बात कर रहा है या अपने स्वार्थ के लिए हमको लड़ाने और भटकाने की बात कर रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी। और जब ये बात समझ जाएंगे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कि किसान की प्रगति भी हुई है, किसान में शिक्षा का भाव भी आया है। अगर ये जो साथी और जो फेटा बांधे हुए लोग बैठे हैं, अगर ये समय की नजाकत को नहीं समझते तो हम LLB किए हुए नहीं होते, राहुल कसवा सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं होता, या यहाँ पर शिक्षा हमारी बेटियां जो बैठी हैं
चाहे वो सुचित्रा आर्य जी हो, चाहे वो गायत्री जी हो, चाहे वो शारदा जी हो, चाहे कोई भी हो, पायल सैनी जी हो। आपने देखा पायल सैनी जी का, एक किसान की बेटी है, कितना शानदार भाषण था। तो ये सब चीजें आपके कारण से हुई है। आपने कहा कि मैं चाहे एक टाइम भूखा रह जाऊंगा लेकिन मेरा बेटा और बेटी पढ़ना चाहिए। इस सोच को आपने आगे रख करके जब काम किया तो हम लोग यहां मंचों पर बैठ करके भाषण देने लायक बने, कोई लोकसभा में और कोई राजस्थान विधानसभा। चुनाव आते हैं तो चुनाव आते आते वक्त हम उन सरकारों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। 5 साल सरपंच काम करता है, 5 साल वो दिन रात अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का मूल्यांकन सही नहीं होगा तो ऐसे लोग आ जाएंगे जो भ्रष्टाचार को जन्म देंगे, भ्रष्टाचार को चरम पे पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि ये सोचना पड़ेगा। लोग आते हैं, चाहे जिस पे एक राजनीति इतनी खराब हो गई है कि चाहे जिस पे आरोप लगा देता है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और लोग बाग इस मीडिया के माध्यम से सुन सुन के एक माहौल बना लेते हैं कि नहीं भाई ये काम तो हुआ ही होगा यार, देख वो टीवी वाला बोल रहा था, वो व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। आजकल तो ये सोशल मीडिया है। मेरे को कई लोग कहते हैं डोटासरा जी थे ठरका ठीक देवो सरकार के खिलाफ। मैं कि थाने के मेरो बाबा बोलो मन्ने मेरो पोत्यो है ना व्हाट्सएप के ऊपर दिखावे कि डोटासरो आ बात बोली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति उस बात का मूल्यांकन जिस दिन करने लग जाएगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है, ये लोग अपनी स्वार्थ के लिए गलत बोल रहे हैं, ये लोग सही बोल रहे हैं, जब सही का फैसला आप करने लग जाओगे तो वास्तव में जो स्वर्गीय कुमार आर्य जैसे लोगों ने सपना सोचा था वो सपना तब जाकर के पूरा होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज आप देखिए मर्जी है जो भाषण दे देता है, जो बन जाते हैं उसके बाद में हल्दी की गांठ लेकर के पसारी बन जाते हैं, चाहे जो भाषण ठोकने लग जाते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। मैं कोई राजनीति करने यहां नहीं आया आज की तारीख में, लेकिन मैं सच्चाई बताने आया हूं कि हमको समझना पड़ेगा। आज जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, कैसे फैसले हुए, कैसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ, क्या आपको आप में से ईमानदारी से बताइए दिल पे हाथ रख करके कि एक भी व्यक्ति यहां बैठा है उसने सोचा था कि क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचा था किसी ने? तो फिर भी दे दमादम 14 सीटें दे दी। भाई किस बात की दे दी? भाई किस बात की दे दी? आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार से फैसले होते हैं? क्या किसी ने भी सोचा था कि किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनेंगे और किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद में एक किसान का बेटा होकर के 3 महीने तक अपने भाई की टिकट के लिए किसानों की हितों को दरकिनार करते हुए वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, हड़ताल करेगा, धरना करेगा, गांव जाके बैठ जाएगा, गाड़ी छोड़ देगा, बंगला छोड़ देगा? किसी ने सोचा था? क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं। कल मैं दोसा में भी कह के आया हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ में निभानी चाहिए। ये समय का तकाजा है और आप सब लोगों का ये अधिकार भी है कि उस व्यक्ति से वो काम ले लें। आज मैं कहना चाहता हूं, जब कुमाराम जी की बात आई तो निश्चित रूप से रात को थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था किसी न किसी बात को लेकर के। मैंने बात की सबसे, मैंने कहा अगर वहां किसी तरह की कोई बात होती है तो गोविंद डोटासरा या दूसरे की बात नहीं होगी। लोग हम पे हंसेंगे कि वो किसान कम्युनिटी जिसने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुमाराम जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में इस प्रकार की बात हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पे तमाम लोगों को कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। हम 36 कौमों के लोग स्वर्गीय कुमाराम जी आर्य साहब से प्यार करते हैं, उनकी विचारधारा को प्यार करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हम उनको सही रूप से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप लोग आइए। मेरी पत्नी कल से हॉस्पिटलाइज है, लेकिन मैं कल मेरी पार्टी के काम दोसा गया, टोंक उनियारा गया, वहां पर टोंक में देवली उनियारा गया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तेरा आज ऑपरेशन है तो
मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए हमको तो आप कभी छोड़ चुके हो, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए पार्टी पहली होनी चाहिए। मेरे पास मेरे दोनों बेटे हैं, गोविंद डोटासरा को उन्होंने कहा कि आप जाइए अपना काम कीजिए, और आज अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उसने कहा कि चिंता करने की बावजूद आवश्यकता नहीं है, स्वर्गीय कुमाराम जी की मूर्ति का अनावरण है, अगर आपने हाँ भरी है तो चाहे कुछ भी हो जाए पीछे से, लेकिन आपको जाना चाहिए। ये हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट बोलता है। और एक मंत्री 3 महीने तक बैठा है, भवानी रूठ गई, भवानी रूठ गई, और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। क्या तमाशा लगा रखा है? कृषि मंत्री बनते ही ये कहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है इनको, कृषि मंत्री बनते ही कहते हैं कि किसान की आदत पड़ गई है कि वो लोन लेगा और फिर नहीं चुकाएगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी किस मुंह से यहां आकर के देश में प्रदेश में भाषण देते हैं कि आपका कृषि मंत्री जो किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार के बजट का फायदा मिले, किसान का बेटा कैसे आगे बढ़े, उसकी अच्छी शिक्षा कैसे हो, इसके लिए सरकारें बनाई है, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। क्या योगदान नहीं है क्या आपका? और वो ये कह रहा है कि किसान की आदत बन गई है। अरे भाई, आदत तो आपकी बन गई है। खुद मंत्री, भतीजा एमएलए और भाई के लिए अनशन लेकर के सरकार के खिलाफ आप बात करने लग गए। सरकार को आपने क्रिटिसाइज करने का काम कर लिया, और टिकट मिलते ही भरत मिलाप करने लग गए। मंच के ऊपर भरत मिलाप देखा नहीं नॉमिनेशन वाले दिन? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की बात करने नहीं आया हूं। अगर कोई बीजेपी में भी अच्छा काम करता है, किसान के कल्याण के लिए काम करता है, तो उसको आप आगे बढ़ाइए, हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी की लकीर को मिटा करके अपनी छोटी लकीर को बड़ी दिखाना चाहता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो दूसरे की लकीर से बड़ी लकीर लिखने के लिए, बड़ी लकीर खींचने के लिए अब दिन रात मेहनत करता है, सबको साथ लेकर के चलता है। मेरे लक्ष्मणगढ़ के अंदर मुझे 36 कौम के लोग प्यार करते हैं, 36 कौम के लोग वोट देते हैं, वरना मैं डायरेक्टर बना, प्रधान बना, और 4 बार मुझे एमएलए बनाया। जब से मैं बना उसके बाद में प्रधान, जो मैंने कांग्रेस पार्टी का चाहा तो कांग्रेस पार्टी का बनाया, वो इसलिए बनाते हैं कि मैं सच्ची बात करता हूं, मैं नकली बात नहीं करता, झूठी बात नहीं करता। मंच से भाषण कई नेता देते हैं, हम 36 लोगों की, 36 कौम की बात करते हैं, और जब समय आता है, जब उस किसान को 36 कौम के लोगों को तकलीफ होती है, तो वो 1-2 कौम की बात करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम ये कर लेंगे तभी तो इन मूर्तियों की सार्थकता होगी, तभी तो इनके सपनों को पंख लगेंगे। अगर हम यहां गोलमाल करेंगे, इस मूर्ति में क्या है साहब, मूर्ति लगे नहीं लगे, अगर उसका सम्मान नहीं है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की हमारे मन में जज्बा नहीं है, उनके जो पद चिन्ह है उनके ऊपर चलने की बात नहीं है, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने का जज्बा हम में नहीं है, तो फिर मूर्ति लगाने से कोई फायदा नहीं है। मूर्ति तभी लगनी चाहिए और मूर्ति का सम्मान हो, और जिस व्यक्ति की मूर्ति लगती है ना, वो 36 कौमों में उस पूरे देश और प्रदेश के लोग उसको प्यार करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं, तब उसकी मूर्तियां लगती हैं। तो उस मूर्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, और उस आवश्यकता अगर हम लेंगे, अगर हम उससे प्रेरणा लेंगे, तभी तो हमारा भला होने वाला है। अगर हम यही कह देंगे कि साहब, मैं एक बार गया था गुजरात में, मेरे को मेरी पार्टी ने लगाया था, बहुत समय पहले की बात है, तो एमएलए बनने के बाद में 2008 में मैं बन गया था, तो मेरा वहां स्वागत हुआ, 500-700 लोगों ने स्वागत किया, खाना खिलाया, अपने राजस्थान के लोग मिल गए, जयकारे किए, मालाएं, शॉल जो आप उड़ा रहे थे वैसे उड़ाया। लास्ट में 1-2 व्यक्ति जो मेरे खास थे, उनको मैंने इधर बुला के पूछा कोने में कि यार स्वागत तो जोरदार है, कांग्रेस के वोट कता होगा, बढ़िया आवेगा ने? बोले भाई जी हम तो एक ही गुंदे। अरे मैं तो भाई, जद थे स्वागत कर रहे हो, मारो अभिनंदन कर रहे हो, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, सोल भी लाया हो, खाणो भी खिलाए है, 2-3 लाख रुपया को खर्चो भी करे है, तो फिर थे मारे के वो वोट ही नहीं दो, तो फिर
के फायदो ये स्वागत से मनिया बताओ। ये माला की तो मेरे शौक को नहीं खाऊं, मेरे घर खाऊं, भगवान दे रहा क्यों है। मेरा माँ बाप, मेरा दादा दादी मेहनत कर करके आज की जागीरदारी अधिनियम खत्म हो, टीनेंसी एक्ट लागू हुई हो ना, तो बीघा मायने 365 बीघा जमीन हमारे दादा के भी आएगी, चाहे टीबा की, लेकिन बात जमीन आएगी तो बीच मेरो काम आराम से चले, मेरा टावर भी पड़े लगा। तो थे भाई वो स्वागत मेरो क्यों कर रहे हो। बोले भाई जी अगर मैं थाने वोट दे दिया तो शाम का इनकम टैक्स आ जाए। अगर हमने आपको वोट देने की, कांग्रेस को वोट देने, गुजरात की बात कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं। फिर मैं एक प्रोग्राम में गया, माइनॉरिटी का प्रोग्राम था, तो माइनॉरिटी का प्रोग्राम में गया तो मैंने जोर जोर से, वहां नया नया आदमी था, एमएलए बना हुआ था, आवाज तेज थी, वकील था, तो मैंने भाषण ठोक दिया। तो एक बड़े सफेद दाढ़ी वाले मुल्ला जी बैठे थे कि भैया इधर आ, तू एमएलए बन गया क्या। मैंने कहा बन गया। बोले थोड़ा यहां गुजरात में भाषण धीरे दे, थोड़ा थोड़ा धीरे बोल। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कोई गलत बोल दिया क्या। बोले लेकिन इतने सच्चे की आवश्यकता नहीं है, शाम को हमारे मोहल्ले में लोग टाइम जलाने आ जाएंगे, हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल कर देंगे। ये जो माहौल पैदा हो गया है, इस माहौल से निजात दिलाने के लिए हमको 36 कौमों को एक होना पड़ेगा। जो किसान कम्युनिटी में जन्मा है वो किसान है, और जो किसान है उसकी कोई जात नहीं है, उसको सबका बराबरी का हिस्सा है। वो SC ST है, राजपूत है, जाट है, ब्राह्मण है, कोई भी कम्युनिटी का है, छिपा है, धोबी है, तेली है, कोई भी होगा। इसलिए अगर किसान का भला हम चाहते हैं तो जो किसान की बात करने वाले लोग हैं उनको परखना पड़ेगा आपको कि ये सही कह रहा है, अपने हित की लड़ाई करा करके अपने का MLA और MP बनाने और अपनी सरकार बनाने की बातें कर रहा है, या ये व्यक्ति वास्तव में किसान के भले की बात कर रहा है। 14,000 करोड़ का लोन माफ किया ना सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, और नेशनलाइज्ड बैंकों का हम नहीं कर पाए। एक भी व्यक्ति, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ था वो सारा माफ कर दिया, लेकिन नेशनलाइज का इसलिए नहीं कर पाए कि केंद्र जो रिजर्व बैंक है वो, मैं समझता हूं कि वो अगर कोई गाइडलाइन देता, जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट और NPA करने की जो प्रथा चली हुई है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अगर उस तरीके की केंद्र सरकार व्यवस्था करती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं गोविंद डोटासरा उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं जिम्मेदारी से हर मंच पे कहता था कि हमारे किसान भाइयों का, नेशनलाइज्ड बैंकों का भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम कर्जा माफ करेंगे, बिल्कुल से उसमें 1 रुपए का कर्जा नहीं रहना चाहिए। ये कमिटमेंट की बात होती है, और आज आते ही कह दिया कि कोई कर्जा न तो मिलेगा तो माफ नहीं होगा, और उसके बावजूद भी ठोक डकाटक 115 देकर के मोदी जी आए। काली डायरी, लाल डायरी, डोटासरा ने पेपर चोर कर लिया, उसने चोर कर लिया, इसने चोर कर लिया। अरे भाई डोटासरा ने पेपर चोरी कर लिया तो तुम्हारे में औकात और हिम्मत होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। गोविंद डोटासरा तो कह रहा है कि जिसने बेईमानी की, किसने जो बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया, उनको जेल के अंदर डालिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? मना कौन कर रहा है? लेकिन मना नहीं करना है। रोजाना इनको भाषण तो आते नहीं है, नए नए लोगों को बना दिया, कुछ भी बना दिया। सुबह हेलीकॉप्टर में बैठे भाषण ठोको, भ्रमित करो और शाम को घर आ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे है, चाहे वो MLA है, MP है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो चेयरमैन है, अगर वो कोई बात करता है तो उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए। उस बात के ऊपर उसको अपनी नाप तोल के बात करनी चाहिए। ऐसे डगमग अपने वोटों के लिए ये दे रहा है, ये जाति इधर दे देगी, ये जाति इधर दे देगी, और ये कर करके भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं वो चल गई। और हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सबको एक दूसरे को बांट दिया। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, और फिर बाकी मेरे पीछे रह जाओ। फिर वही बीजेपी। जब 5 साल तक हम कहते रहे कि हरियाणा में किसान और 36 कौम के साथ में अन्याय हो रहा है, तो जब हरियाणा का नंबर आया चुनाव का, और जब ये तय हुआ कि कांग्रेस की सरकार किसान के लिए काम करेगी, तो उस कांग्रेस की सरकार की बारी आई तो वो बारी डगमगा गई भाई साहब।
राजस्थान में क्या हुआ साहब? हर व्यक्ति कह रहा था महंगाई राहत कैंप तुम्हारा अच्छा है, किसान को कर्जा आपने माफ किया, स्कूलें खोली, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें आपने खोली, पेंशन दी कि नहीं दी बाबा? बुजुर्ग को पेंशन दी कि नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने? खेत के अंदर रास्ता नहीं होने के कारण से किसान लड़ाई झगड़े करता था, भाई से भाई लड़ता था। किसान को अधिकार दिया, कानून बनाया 2008 से 13 के अंदर कानून बनाया 2011 में। आपने देखा कि नहीं देखा? पता नहीं, सबको पता होगा कि खेत में हर खेत के रास्ता होना चाहिए, ये कानून बनाने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो कानून बनाया तब भी जब नंबर आया तो चित, और दोबारा जब इतना काम करने के बाद में जब नंबर आया तो कि नहीं, मोदी जी हरियाणा के बराबर पेट्रोल राजस्थान का कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, हमारे सब बच्चे लंदन पढ़ जाएंगे और सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे और सारे हरीश चंद्री सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे। देखना, इनके नमूने देखना। अगली विधानसभा में हम लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या बेईमानियां की हैं, क्या क्या काम किए हैं। इसलिए ये चीज समझने की आवश्यकता है। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि गोविंद डोटासरा गलत बात कर रहा है तो आपको रात को 2 बजे भी आपको अधिकार देता हूं कि आप फोन करिए कि गोविंद डोटासरा जी आप उस मंच पे ये भाषण दे रहे थे, आज आपने ये गलत बात की है। मैं समझता हूं कि मैं अगर मंथन नहीं करूंगा, मनन नहीं करूंगा और उसमें विचार नहीं करूंगा तो मैं आपका सही जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बात, फील्ड में रहते हो, लोग क्या सोचते हैं, गांव के लोग क्या सोचते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम चाहे कितने ही पढ़ के लाड साहब बन गए, लेकिन ये जो फीता लेकर के जो बुजुर्ग बाबा बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर ये नहीं जानते कि पढ़ने का क्या फायदा है तो हम जैसे लोग पढ़ करके आगे नहीं बढ़ते। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए ये जो अच्छे लोग, महापुरुष जो 36 कौम को साथ लेकर के किसान के कल्याण के लिए कुछ करके गए हैं, उनकी मूर्तियां लगने के बाद में हम हमेशा उसके ऊपर मनन करें। अवसर आए, पुण्यतिथि का आए, जन्म तिथि का आए, चाहे हमारे घर पे ब्याह शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, इन लोगों ने जो अच्छे काम किए उसकी चर्चा कीजिए और चर्चा करने के बाद में हमारे समाज में ऐसे लोगों को तैयार कीजिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, जो किसान के भले की बात करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे संस्कार की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, गरीब को और ऊपर उठाने की बात करते हैं, दलित पिछड़ों से भेदभाव नहीं करने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है भाई साहब, जब दमदमी बजती है ना तो दमदमी के अंदर सारी बातें भूल जाते हैं। 15-20 दिन मैं वकील था, तो जब कोई अधिकारी ठीक काम नहीं करता था, कोई गड़बड़ कर देता था, तो हम लोग क्या करते, हमारे बार एसोसिएशन सीकर की हम मीटिंग बुलाते और मीटिंग बुला करके कहते साहब अमुक अफसर भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका इरादा ठीक नहीं है, ये फैसले पैसे लेके करता है, ये भेदभाव करता है, इसका बहिष्कार कराया जाए। तब तक बहिष्कार किया जाए जब तक इसका ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक बहिष्कार किया जाए। ये मैं मेरे जीवन की बात बता रहा हूं। मैंने 18 साल वकालत की है सीकर कोर्ट में, तो सब ताली बजाते थे, 100, 200, 300 जो भी वकील होते थे वो ताली बजाते और उस अधिकारी का हम लोग बहिष्कार कर देते। मैंने 2 महीने हम लड़ते और मैंने 2 महीने बाद में सरकार आखिर में वकीलों के सामने आपको पता ही है झुकती है, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर देते। लेकिन वो जो हमने जिस दिन उसका बहिष्कार किया उसके 2 दिन बाद में हम वकीलों में से ही 5 आदमी आके कहते यार मेरे एक नया केस आया हुआ है, ये तुमने क्या गोविंद डोटासरा लफड़ा कर दिया, क्या है यहाँ पर बहिष्कार कर दिया, पता नहीं सरकार कब ट्रांसफर करेगी, मेरे को स्टे नहीं मिलेगा तो मेरे को फीस नहीं मिलेगी। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ऐसा माहौल बनता और ऐसा महसूस कराया जाता कि हमने पता नहीं कितनी गलती कर ली कि आज के बाद में कभी किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वकील के तो रोजाना कोई आएगा, उसको फीस देगा, मेहनताना देगा, तभी तो उसके पीपे में आटा आएगा। तो ये हो जाता। लेकिन महीना 1.5 महीना हम क्रिटिसाइज होता सरकार में भी यही है कि जब चुनाव आते जोश में जाति धर्म संप्रदाय पता नहीं क्या क्या बातें आ जाती हैं,
क्षेत्रवाद आ जाता है, इलाकेवाद आ जाता है और कोई स्वार्थ आ जाता है, हम फैसला कर देते हैं और महीने 20 दिन बाद में हम कहते हैं कि इससे तो 1000 गुना पहले वाली सरकार अच्छी थी, हमने क्या बना दिया, क्या नहीं बना दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय के ऊपर अगर हम लोग सोचेंगे, समय के ऊपर सोच करके अगर हम फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का भला होगा, हम सबका भला होगा। इसलिए अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए, जो सच्ची बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। थोते भाषण देने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है, थोते भाषण देने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपके हित की बात करे, आपके दिल की बात करे, उन लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम करें। और सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि तभी होगी जब हम सब मिलकर के उन्होंने जो समाज के लिए कर दिया है उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम करें। आपस में बंटे नहीं, आपस में लड़े नहीं। आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से प्रचार करती है, किस प्रकार से ध्रुवीकरण करती है। आज का भास्कर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, क्या क्या बांट रहे हैं कि गोधरा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से वहां पर जो कत्लेआम हुआ उसकी किताब पढ़ा रहे हैं। भाई इससे क्या फायदा होगा आप बताओ मुझे, किसी को फायदा है उस बातों से? तो मैं समझता हूं कि ये सब बांटने की बातें हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम कर दो, जिससे हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को धन्यवाद, आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद।